नमस्कार बच्चों। तो बीकॉम सेमेस्टर 4 का आखिरकार एग्जाम का फाइनल डेट आ ही गया और आपका एग्जाम सुनते ही आप परेशान हो जाओगे कि कैसे हम इसका प्रिपरेशन करें। अभी तक तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, अचानक से एक एग्जाम हो गया, इंटरनल हो रहा था और एग्जाम का डेट आ गया। तो लगभग टाइम के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है और सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको देने हैं एक्सटर्नल्स के लिए। इंटरनल का बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो दूसरे कॉलेज में जाकर आपको देने हैं उनमें दो सब्जेक्ट आपका है जो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन द सेंस आपको उसके सवाल बनाने होंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करने होंगे और उसको आपको सीखने होंगे। मैं प्रैक्टिकली पेपर्स को विशेष ध्यान देता हूं, जिसमें मैं आपका कॉस्ट यहां पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और टैक्सेशन 2 है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्सेशन 2 आज मैं आपको इसका एक पार्ट बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन पैटर्न आप पहले देख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे आगे के बारे में। तो क्वेश्चन पैटर्न आप देख लीजिए। सेमेस्टर 4 में आपको दो 75 मार्क्स के प्रैक्टिकल पेपर्स देने होते हैं, जिसमें आपको सम्स बनाने हैं बकायदा कैलकुलेटर से और आपके नॉलेज से। कॉपी पेन तो लगता ही है और यहां पे आपको सम्स बनाने हैं। इसमें एक प्यारा सब्जेक्ट आपका डायरेक्ट टैक्स है जो कि 2 है, डायरेक्ट टैक्स 2, क्योंकि इसका डायरेक्ट टैक्स 1 हम लोग पढ़े थे सेमेस्टर 3 में। और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंट्स 2 है। यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है, सेमेस्टर 1 में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 पढ़े थे, अभी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पढ़ेंगे। तो ये दो सब्जेक्ट्स जो है ये आपको विशेष रूप से तैयार करने हैं। बाकी तो थ्योरी पेपर है, आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे और आप पढ़ के एक दिन पहले भी जा सकते हो। लेकिन ये दो पेपर का विशेष ध्यान देना है जो कि आप अभी से ही स्टार्ट करोगे। इसमें आपको सबसे पहले मैं टैक्सेशन 2 जो कि 75 मार्क्स का पेपर होगा, इसका डिस्क्लोजर प्रस्तुत कर रहा हूं, किस तरह से आपके पेपर पैटर्न होंगे। तो इसमें देखिएगा 3 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के करने होंगे, ग्रुप ए में 15 मार्क्स का। इसमें थ्योरी क्वेश्चन होने के चांसेस हैं, 2 थ्योरीज रहेंगे और सभी बता देंगे किस तरह से आपको करने हैं। और ग्रुप बी में आपको 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के करने, जिसमें एक थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और यहां पर कोई भी थ्योरी नहीं मिलेगा जो ग्रुप सी में है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होंगे, 30 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ग्रुप सी में। इस तरह से आपका 75 मार्क्स का हो गया, 15 और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल है। तो 75 मार्क्स का ये पेपर आपको उस दिन अटेंड करना है जिस दिन आपका टैक्स का एग्जाम है। रूटीन आप लोग देख चुके हो। दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 जो कि आपका 2 भाग में ये पेपर डिवाइड रहेगा, एक ग्रुप ए रहेगा और एक ग्रुप बी रहेगा। ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के 30 मार्क्स और ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन रहेंगे 3 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के 45 मार्क्स। बहुत लेंथी पेपर होने वाला है आपका। फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर भी काफी ज्यादा है। तो अभी हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं आपके सिलेबस का, कि किस तरह से हम लोग इसका बात करें, किस तरह से हम लोग इसको खत्म करें, ये पहाड़ जैसा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो बच्चों एक प्लान बनाया मैंने, रोड मैप है इसके लिए। काम करते हैं, सबसे पहले आप टैक्सेशन पे हाथ दे लीजिए, क्योंकि टैक्सेशन को एक बार रिवीजन करना जरूरी पड़ जाएगा। और टैक्सेशन में आप पहले क्या करिए, ग्रुप सी कंप्लीट करिए। सर ग्रुप सी में क्वेश्चंस क्या आएंगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। ग्रुप सी में चैप्टर्स कौन से कवर होंगे, ग्रुप सी आप करिए, फिर ग्रुप बी करिए, फिर ग्रुप ए करिए। इस तरह से आप, क्योंकि यहां पर आप 2 क्वेश्चन अटेंड करो 15 मार्क्स, तो आप ये 2 चैप्टर पढ़ लोगे ना 15 मार्क्स के, तो आपको 30 मार्क्स का रिलैक्स मिल जाएगा। 30 मार्क्स का रिलैक्सन आपके लिए काफी है। तो पहले आप खत्म करने का सोचिए कि इस बड़े से बोझ को हम लोग कैसे कंप्लीट करें। तो हमारे साथ साथ आप चैप्टर शुरुआत करें और आपको ये टैक्सेशन बहुत आसान लगने लगेगा 6-7 क्लास के बाद। 6-7 क्लास आसान मतलब आपको लगेगा कि हाँ अब तक हम लोग को पढ़ाई किए नहीं है, अब हम लोग 7-8 क्लास कर लिए हैं तो हम टैक्स में अच्छा नंबर पा सकते हैं। बिल्कुल आराम से पा सकते हो आप। यहां पर आप एक रोड मैप में अभी बनाया हूं कि आप यहां पे 30 मार्क्स जो ग्रुप सी है ना, वो आप पहले कंप्लीट करिए।
आप टैक्स पहले कंप्लीट करिए, अकाउंट्स का तो मैं गारंटी ले लूंगा किस तरह से आप होगा। तो आप यहां पर जैसे मैं टैक्स का भी गारंटी ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप टैक्स का गारंटी नहीं ले रहा हूं। ग्रुप सी जो जो जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन बताया आप वैसे ही क्वेश्चन पाओगे एग्जाम में, एक बात आप विश्वास करके रखिए। ग्रुप सी में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे 15 मार्क्स में, और इसमें चैप्टर क्या क्या है मैं आपको बता दूं। 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसमें पहला चैप्टर आप पढ़ लेंगे असेसमेंट ऑफ फॉर्म, और दूसरा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, कितना टैक्स देना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 2 चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो आपका 15 दूनी 30 मार्क्स आप कंप्लीट कर लोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग चैप्टर्स कंप्लीट कर दीजिए, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर्स है। तो इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे पहला चैप्टर असेसमेंट ऑफ फॉर्म। फिफ्टीन मार्क्स का। दो क्लास लगेगा इस चैप्टर को सीखने में, असेसमेंट ऑफ फॉर्म का। देखिए बड़े क्वेश्चन है, बड़े चैप्टर से समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा बच्चों, हम लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे पीजीबीपी नाम का एक चैप्टर जिसमें प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन था। ये उसी तरह का चैप्टर्स है। यहां पर बस ये है कि वो अकेला आदमी का बिजनेस होता था, यहाँ पे पार्टनर्स का बिजनेस है। इसी को असेसमेंट ऑफ फर्म्स कहते हैं। तो पार्टनर्स के बिजनेस में क्या होता है कि दोनों पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स होते हैं, वो पार्टनरशिप जो बिजनेस करते हैं वो पीएल एप्रोप्रिएशन आपको प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का फीस, ये सब चीजें जो है पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन हम लोग कंसिडर करते हैं अलग से। और यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, एक इनकम स्टेटमेंट मिलेगा, नीचे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। उसको हम लोग किस तरह से टैक्सेबल होता है वो बनाएंगे, किस तरह से टैक्सेबल होगा, कितना इनकम आपका टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से। तो सबसे पहला हम नंबर चीज आपको करेंगे पार्टनरशिप फर्म में असेसमेंट ऑफ फर्म का बात। तो असेसमेंट ऑफ फर्म में आपको करना क्या होता है देख लीजिए। पहले आप फॉर्मेट लिख लीजिए किस तरह से हम लोग को सम्स बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ total income of the firm for the assessment year 2024-25 related to previous year 2023-24। ये आपको सबसे पहले ऊपर लिख लेना है, फिर आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हम लोग करेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट असेसमेंट ऑफ फर्म में सबसे पहला नंबर चीज हम लोग यहां पर नंबर ए लिखेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये वन शॉट वीडियो जो बन रहा है ना, इसको आप देख लीजिए तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लंबा वीडियो होगा, थोड़ा रुक रुक के आप इसको तैयारी करिएगा। पैटर्न बताने के बाद मैं ये पहला चैप्टर आपको करा रहा हूं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और बिजनेस
और प्रोफेशन। क्या करना है इसमें, जो बिजनेस के इनकम होते हैं वही इसमें आएंगे, इसके अलावा जो अदर इनकम है आपको एक दिया रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें बिजनेस के इनकम्स जो है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट किए दिए रहेंगे। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के इनकम आप कैलकुलेट करोगे यहां पर। इसमें आप लिखोगे प्रॉफिट एज पर बुक। बुक के हिसाब से जो प्रॉफिट दिया हुआ है, दोनों पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होगा, उसको आप जोड़कर यहां पे लिख दोगे। इसमें आप लिखोगे एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है लेकिन पीएल में उसको डेबिटेड कर दिया गया है, वैसा खर्चा आप यहां पे ऐड बैक कर दोगे। वो क्या खर्चा है जो डिसअलाउड है, भैया कोई पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ भी चीजें जो बिजनेस में इरिलेवेंट है, जैसे आप डोनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी दिए हो, अगर आप कोई खर्चा में इसको रखे हो तो उसको ऐड कर दीजिए। अगर आप ड्राइंग किए हो, पर्सनल एक्सपेंस किए हो या एलआईसी प्रीमियम वगैरह पेड किए हो, उसको ऐड कर दीजिए। और हाँ, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन भी आपको ऐड कर देना है, क्योंकि पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन के लिए सेक्शन अलग बनता है 40B में, वहां पर हम लोग पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो पार्टनर्स अगर सैलरी वगैरह उठाए हैं उनको हम लोग सेपरेटली चार्ज करते हैं, इसलिए वो सारे खर्चे को भी ऐड कर देंगे। क्या क्या ऐड कर देना देख लीजिए, पर्सनल एक्सपेंस, एनी रिजर्व एंड प्रोविजन, कोई भी रिजर्व एंड प्रोविजन डिसअलाउड होता है टैक्स के नजर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कोई बिल्डिंग खरीदा और वो खर्चा आपका लिख दिया गया यहां पर, कोई फर्नीचर खरीदा और वो बिजनेस में पीएल में डेबिट किया हुआ है, वैसा कोई खर्चा। डोनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी तरह का डोनेशन जो है वो बिजनेस में डिसअलाउड है। कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10,000 डिसअलाउड है। 10,000 से ज्यादा का कोई भी कैश पेमेंट किया किसी को, किसी सप्लायर को, तो कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10,000 जो होगा वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा। कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10,000। हाँ, 50,000 का पेमेंट किया तो पूरा 50,000 जोड़ेंगे, 40,000 नहीं, 10,000 माइनस नहीं किया जाएगा, उस समय माफ नहीं करेंगे, पूरा का पूरा कैश पेमेंट ऐड हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन मतलब पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स का फीस, क्योंकि इसको सेपरेटली चार्ज करते हैं, ये ऐड हो जाएगा। सेपरेटली चार्ज होता है इनकम टैक्स में, इसलिए ये ऐड हो जाएगा जो भी पीएल के डेबिट में दिया है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ रुपीज इन एक्सेस ऑफ 12% पर एनम। 12% से ज्यादा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाता है तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये कुछ खर्चा है जिसको हम लोग को ऐड बैक कर देना होगा। सम्स करेंगे तो हम लोग सब डिटेल में करेंगे, क्या क्या होना चाहिए ऐड कर देंगे। किसी भी तरह का पेनल्टीज हुआ, किसी तरह का फाइन्स हुआ, और बहुत सारा चीज होता है जो क्वेश्चन हमें बताएगा और आपको आंख में चुभेगा कि आपको इसको खर्चा नहीं मानना चाहिए और उसको आप ऐड कर दोगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, क्योंकि पीएल में वो घटा दिया था। अब हम लोग करेंगे यहां पर लेस एक्सपेंसेस allowed but not debited to PL। कुछ ऐसा खर्चा जो अलाउड है लेकिन वो पीएल में डेबिट नहीं किया है, इसमें डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, आईटी के हिसाब से डेप्रिसिएशन यहां पर क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा।
ठीक है। इसके बाद आपको कोई दूसरे हेड्स के इनकम्स वो भी लेस कर देने होंगे, लेस इनकम फ्रॉम अदर हेड, बट क्रेडिटेड टू पीएल। दूसरे हेड का इनकम है लेकिन पीएल में क्रेडिट कर दिया गया है, तो उसको हमें लेस कर देना है। ये लेस ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट आता है इसको हम लोग कहेंगे बुक प्रॉफिट। अभी फॉर्मेट बता रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से फॉर्मेट आप सुनते रहिए, लिखते रहिए, देखते रहिए। फॉर्मेट बताने के बाद हम आपको जब सम सिखाएंगे ना तब आपको ये सारा चीज क्लियर होता जाएगा। बुक प्रॉफिट ये इसलिए लाना जरूरी है बुक प्रॉफिट, क्योंकि आप असेसमेंट ऑफ फर्म कर रहे हो, डायरेक्टली आपका जो इनकम आया उसको आप प्रॉफिटेबल इनकम नहीं मान सकते, वो आपको पीजीबीबी का इनकम नहीं मानना है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट आने के बाद आप यहां पे लेस करोगे रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स। जो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन होगा वो आप यहां पे अलाउड करोगे, रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से जो छोटा होगा, जो नीचे दिखा रहा है। एक नंबर एक्चुअल रेम्यूनरेशन, जो ऊपर आपने ऐड किया था यहां पर, एक्चुअल रेम्यूनरेशन एज पर बुक। और दूसरा नंबर मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट, अंडर सेक्शन 40B। ये क्या है मैं ये इसको वर्किंग में बताऊंगा। मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट अंडर सेक्शन 40B वो आपको यहां पे लेस कर देना, और इन दोनों में से जो छोटा होगा वही आपका अलाउड रेम्यूनरेशन होगा। तो ये वाला जो चीज है दोनों में से छोटा होगा वो माइनस करेंगे, फिर जो इनकम आएगा वो इनकम को आप कहोगे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। ये इनकम क्या कहलाएगा, पीजीबीपी। शॉर्ट में नहीं लिखना है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद इसमें अदर इनकम जोड़ देना है, जो अदर हेड्स के इनकम है, मान लीजिए कैपिटल इनकम, कैपिटल गेन से है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से इनकम जो ऊपर हम लोग लेस किए थे उसको हम लोग क्या करेंगे यहां पर ऐड कर देंगे लास्ट में, क्योंकि तब टोटल इनकम आप निकालोगे जब दूसरे हेड्स के इनकम आप यहां पे जोड़ोगे तो। और फिर हम लोग डिडक्शन वगैरह करने के बाद टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर हम लोग मेनली पीजीबीपी का बात कर रहे हैं, बाद में हम लोग सम्स करते समय बाकी हेड्स का बात करेंगे। तो पीजीबीपी के लिए आप मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट जो यहां पर ये है इसका कैलकुलेशन आपको समझना है डिटेल में, क्योंकि असेसमेंट ऑफ फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा जो हम लोग पीजीबीपी में सीखने जा रहे हैं। असेसमेंट ऑफ फॉर्म में मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट आपको कैसे निकालने हैं देख लीजिए। मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट, ऐ बात नहीं बोले, बात नहीं, बात नहीं। मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट क्या होगा देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर, एसी चला देना तो, इन केस ऑफ लॉस, मान लीजिए बिजनेस में लॉस हो गया, बुक प्रॉफिट जो आया वो लॉस हो गया। इन केस ऑफ लॉस मिनिमम ₹1.5 जो होगा अलाउड करना पड़ेगा एज रेम्यूनरेशन। लॉस होने के बावजूद भी ₹1.5 का पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन अलाउड होगा। अगर लॉस आ गया बिजनेस में, बुक प्रॉफिट की जगह पे लॉस आ गया, तो 1.5 का प्रॉफिट, आपका जो 1.5 का रेम्यूनरेशन है वो पार्टनर्स को अलाउड होगा, ₹1.5 माइनस में जा सकता है। अब लेकिन प्रॉफिट आ गया तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, मतलब बुक प्रॉफिट जब आपका प्रॉफिट है,
पॉजिटिव में है तो उसमें अप टू ₹3 लाख बुक प्रॉफिट का 3 लाख के लिए होगा 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1.5 लाख whichever is higher। मतलब 3 लाख रुपए का जो बुक प्रॉफिट होगा ना, जितना मान लो 5 लाख का बुक प्रॉफिट हुआ, उसमें पहला 3 लाख जो होगा 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1.5 लाख विच एवर इज हायर। दोनों में से जो ज्यादा होगा, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा ऑब्वियसली 2,70,000 होगा, उसको हम लोग यहां पे लिख देंगे। अगर 3 लाख से कम का प्रॉफिट हुआ तो हो सकता है 1.5 लाख ज्यादा होगा। ठीक है। और दूसरा नंबर केस, अबव ₹3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, ये दोनों जोड़ देंगे अगर प्रॉफिट होता है तो, और वो आ जाएगा आपका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। मतलब ये अलाउड रेम्युनरेशन होगा एज पर सेक्शन 40B। ये टोटल जिसको आप यहां पर लिखोगे और इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको बाहर करोगे और लेस करने के बाद जो इनकम होगा वो पीडीबीपी होगा। ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर एक सम करेंगे ताकि हम लोग जो भी अभी फॉर्मेट में बताए हैं उसको साक्षात समझ पाए। तो टैक्स में ज्यादा पुराना सम नहीं करना है, टैक्स में हमें नए सम में ही बात करना, जो रिसेंटली 2021, 22, 23 ये सब के जो पेपर्स हुए ना वही करने हैं। यहां पर देखिए जो ईयर पेपर है जो पुराने सिस्टम में आया करता था, उसमें 2022 में एक पेपर है विश्वास एंड एसोसिएट्स। स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा आपके, आप खाली क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, और फिर हम लोग जिस तरह का अभी पैटर्न बताएं आपको, किस तरह से आपको पीजीबीपी के सम करने हैं उसको पूरा करके आपको दिखाते हैं। विश्वास एंड एसोसिएट्स अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब ये लोग का एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट का जिसमें 2 पार्टनर्स हैं, एक विश्वास है एक सहा है। शेयर प्रॉफिट इक्वली फर्निशेस द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। बाई साइड में आप देख रहे होगे ऑडिट फीस है, कंसल्टेंसी फीस है, इंटरेस्ट ऑन एफडी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। टू साइड में आपको दिख रहा होगा डेप्रिसिएशन है 8,60,000, नहीं नहीं, एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, डोनेशन है, मैंने बताया था आपको डोनेशन डिस अलाउड है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% करके है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स 5 लाख है जो कि सेपरेटली चार्ज होता है, नेट प्रॉफिट है 3,45,000। ज्यादा सोचना नहीं है, सबसे पहले आपको बढ़िया सा प्यारा सा एक तो फॉर्मेट बना लेना है, लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पूछा गया टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म। तो पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, नाम क्या है फर्म का, विश्वास एंड एसोसिएट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2000, बोलो बोलो, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 2000, इस तरह का आपको एक फॉर्मेट बना लेना है पूरा फुल पेज का, पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट या जो पीएल अकाउंट आपको परोसा गया है, वहां पर आप सबसे लास्ट लाइन में देखिए नेट प्रॉफिट एज पर बुक कितना दिया हुआ है, एकदम लास्ट में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ फॉर्मेट में 3,45,000 का। लेकिन पहले आप टोटल इनकम निकाल दो ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए नंबर हेडिंग दे देंगे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम। जब भी हम टोटल इनकम निकालते हैं ना, तो हम लोग हर हेडिंग का नाम लिखते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यही ना, बिजनेस और प्रोफेशन, ऐसे करके हम लोग हेडिंग दे देंगे। ये बीपी नहीं लिखना है, बीपी बढ़ जाएगा उसका, बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखना। क्लियर है? और इसके अंडर में आप पीजीबीपी, जो मेन हेड है वो है आपका पीजीबीपी, है ना, ये मेन रोल अदा कर रहा है सम्स में पीजीबीपी, क्योंकि सब कुछ पीजीबीपी का ही करना है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, आप क्रेडिट में देख सकते हो, सेल ऑफ लैंड है, वो बाद में बात करेंगे, पहले यहां पर क्या ट्रीटमेंट होगा उसका बात करते हैं। पहले लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एज पर बुक, प्रॉफिट एज पर बुक, बुक के हिसाब से कितना प्रॉफिट दिया गया बताना थोड़ा, 3,45,000 को आप बाहर लिख दो। अब आपको यहां पे डायलॉग देना है, एड एक्सपेंडिचर डिसअलाउड बट debited to PL, expenditure disallowed but debited to PL, expenditure disallowed but debited to PL, वो खर्चा जो टैक्स के हिसाब से डिसअलाउड है लेकिन वो जोर जबरदस्ती पीएल में डेबिट कर दिया है। आप क्वेश्चन में देख सकते हो, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंसेस है, भैया तो अलाउड होना चाहिए ना बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। अगर इसमें कुछ खोट होता है तो नीचे लिखा रहेगा, अगर इसमें कुछ दोष होता है तो नीचे लिखा रहेगा। आप देखो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, आउट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंसेस ₹6,000 इज डिसअलाउड, साफ साफ बोल दिया। क्या बोल दिया है? 6,000 वो इनकम टैक्स नहीं मानेगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिसअलाउड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कितना नहीं माना टैक्स वाला, 6,000 को अंदर वाले कॉलम में लिख लो, क्योंकि उसमें दोष था इसलिए नीचे पकड़ा गया और उसको हम लोग डिसअलाउड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस लिखेंगे। ठीक है, असेसमेंट ऑफ फर्म का ये मेरा रामबाण क्वेश्चन होगा इस बार के एग्जाम के लिए, असेसमेंट ऑफ फर्म के लिए। ठीक है, ध्यान से ये क्वेश्चन को करके जाइएगा। असेसमेंट ऑफ फर्म 15 नंबर। अब हम लोग लॉक करते जाएंगे चैप्टर्स को, जब तक जो पढ़े हैं ठीक है, अब जो पढ़ेंगे लॉक करते जाएंगे कि ये हमारा हो गया, और इतना कॉन्फिडेंट भर लेंगे कि एग्जाम में हम कर लेंगे। तो यहां पर देखिए, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल में पहले एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में पॉइंट नंबर सी में बोला है ये डिसअलाउड है तो हम डिसअलाउड कर दिए। अगला, डेप्रिसिएशन एज पर बुक और डेप्रिसिएशन एज पर जो बुक है, ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, बुक के हिसाब से, मतलब बिजनेसमैन ने खुद किया है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों ने खुद किया है। तो हम लोग जो खुद किया है ना वो डिसअलाउड करेंगे। आप होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम इनकम टैक्स ऑफिसर है, आपके हिसाब से किया हुआ डेप्रिसिएशन जो आपने बुक में दिखाया है, बुक के ऊपर 10,000, मोटर कार के ऊपर 40,000, हम पूरा का पूरा नामंजूर करते हैं। तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक कौन नामंजूर करता है? टैक्स वाला। कितना का दोनों डेप्रिसिएशन हुआ है भाई बोलो तो? 50,000। डेप्रिसिएशन एज पर बुक 50,000 पूरा का पूरा जोड़ दो। हाँ जी, आगे देखिए, डोनेशन टू रजिस्टर्ड पार्टी, डोनेशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। भैया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप डोनेशन दोगे हम मानेंगे क्या?
आपको पसंद होगा टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, देते रहो, लेकिन हम उसको डिसअलाउड एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। कितना रुपया आप डोनेशन किए हो? करते रहो। कितना रुपया डोनेशन किए हो? 20,000 ना? ए प्लीज हेल्प मी, बस 20,000 बोलिए, बात नहीं करिए प्लीज। अब उसके बाद देखेंगे आप लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%। मैंने अभी फॉर्मेट में क्या बताया? 12% से ऊपर का इंटरेस्ट होगा डिसअलाउड। 12% से ऊपर का इंटरेस्ट क्या होगा? डिसअलाउड। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12% से ज्यादा, लेकिन यहां पे 15% दिया गया है तो 3% एक्स्ट्रा हुआ। अच्छा, विश्वास का है 50,000 और शाह का है 25,000। विश्वास का कितना है? 50 और 25, दोनों मिलाकर कितना हुआ? तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 75,000। और ये कितना परसेंट के लिए है? 15% के लिए। और कितना एक्सेस हुआ? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना एक्सेस हुआ? मतलब अब 12% तक तो अलाउड है ना, तो जो एक्स्ट्रा हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देना है। और जितना परसेंट, अगर 20% रहता ना तो मैं क्या करता? डिवाइड बाई 20 इंटू 8 करता, क्योंकि 12% तक तो माफ है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। समझ आया बात? अगर 17% रहता तो मैं डिवाइडेड बाई 17 इंटू 5 कर देता। 13% रहता तो डिवाइडेड बाई 13 इंटू 1 कर देता, क्योंकि एक ज्यादा है। समझ आया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। इसके बाद पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। क्यों इसको ऐड कर रहे हैं भाई? ब्रैकेट में लिख देंगे सेपरेटली चार्ज्ड, क्योंकि इसको कहां चार्ज करेंगे हम लोग? सेपरेटली चार्ज करेंगे। एक ब्रैकेट में जरूर लिखना होगा। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन देखिएगा 5 लाख का दिया हुआ है पीएल अकाउंट में, ये आपको सेपरेट चार्ज करना है। अच्छा, इसका कैलकुलेशन करके क्या आया था? 15,000। और पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन कितना? 5 लाख का पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन था, जिसको आपको सेपरेटली चार्ज करना था। तो हम लोग का टोटल यही हो गया ना, ऐड करने वाला आइटम हो गया ना? ये टोटल करिए, ये टोटल करिए। 5,91,000। यहां पर लिख दीजिए 5,91,000। टोटल कर दीजिए 9,36,000। ये हो गया डिसअलाउड एक्सपेंडिचर ऐड करने के बाद। अब हम लोग क्या करेंगे? लेस क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल। एक्सपेंडिचर अलाउड है लेकिन पीएल में डेबिट नहीं हुआ। ऐसा क्या है भाई? तो ऐसा जो आईटी के हिसाब से जो नीचे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, वही है भाई। तो आईटी के हिसाब से नीचे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना? तो यहां पे लिखे डेप्रिसिएशन एज पर आईटी कितना? 1,90,000। यहां के बाद हम क्रेडिट में देखेंगे। पीएल का क्रेडिट में देखिए आप, यहां पर एक इनकम दिखा रहा है पीएल के क्रेडिट में। एक तो ऑडिट फीस, भैया सीए है तो ऑडिट तो करेगा ही ना, तो ये तो इसका जायज इनकम है। दूसरा कंसल्टेंसी चार्जेस, ये भी तो चार्जेस है, ये भी इसका जायज इनकम है। जायज इनकम मतलब यहां के लिए ऐसा नहीं है कि वो इनकम और नहीं कमा सकता, कुछ और कुछ काम नहीं कर सकता, लॉटरी वॉटरी खरीद नहीं सकता, जमीन वमीन बेच नहीं सकता, बैंक में पैसा रख नहीं सकता, सब रख सकता है। लेकिन यहां पर पीजीबीपी का बात है, इसका प्रॉफिट का क्या इनकम है, बुक का क्या इनकम है, इसके प्रोफेशन रिलेटेड से क्या इनकम है, वही आप अलाउड करोगे। लेकिन इसके बाद देखा गया इंटरेस्ट ऑन एफडी,
इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है? अभी बताओ ये कौन से हेड का इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट जो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है। तो यहां पे हम लोग एक चीज लिखेंगे, लेस income from other head but credited to PL. इनकम फ्रॉम अदर हेड बट क्रेडिटेड टू पीएल। इसमें आ गया क्या? इंटरेस्ट ऑन एफडी, क्योंकि ये किस में आता है? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। कितना है? और दूसरा है क्या? एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना है? 1,50,000। तो टोटल हो गया कितना जो डिसअलाउड इनकम है? 1,90,000। और तो कुछ नहीं है ना। ये लेस करने के बाद, इसमें से इन दोनों को लेस करने के बाद 5,56,000। ये 5,56,000 क्या कहलाएगा? बुक प्रॉफिट। पीजीबीपी के इनकम में आपको बुक प्रॉफिट तक आना है, क्योंकि बुक प्रॉफिट आ जाने के बाद जो आप सेपरेटली चार्ज करते थे पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, वो अब आपको लेस करना है। और यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से आपका ये वहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस मार्क्स का, ये वाला अगर कैलकुलेशन आप जो करते हो वहां पर आपके इंपॉर्टेंट मार्क्स मिलेगा। लेस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं ये पूरा ठीक से देखिएगा। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन लिखेंगे क्या? बीइंग मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग या लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या आएगा? नंबर ए, एक्चुअल रेम्यूनरेशन एज पर बुक, एक्चुअल रेम्यूनरेशन एज पर बुक। बुक के हिसाब से एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना है? बुक के हिसाब से एक्चुअल रेम्यूनरेशन 5 लाख, जो ऊपर हम लोग एड बैक किए थे। और दूसरा नंबर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, अंडर सेक्शन 40B। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट अंडर सेक्शन 40B, जिसमें क्या होता है? मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट अंडर सेक्शन 40B में यहां पर मैं यहीं पे बता देता हूं, ये प्रॉफिट कितना आया था बोलो तो? बुक प्रॉफिट आया था ना, मैं तो लिखा था बुक प्रॉफिट, गया कहां? 5 लाख। यहां पे लिख देंगे बुक प्रॉफिट, ये बुक प्रॉफिट आया था। इसके बाद यहां पर करेंगे पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल रेम्यूनरेशन और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट देखो 5,56,000 है ना, तो यहां पर लिखना है अप टू रुपीज 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। क्या करेंगे? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और रुपीज 1.5 लाख। दोनों में से जो ज्यादा होगा, दोनों में से ज्यादा क्या हुआ? 2 लाख
70,000। इन दोनों में से जो ज्यादा हुआ, पहला 3 लाख मतलब 5,56,000 है ना, इसमें पहला 3 लाख का हिसाब अलग होता है। 90% ऑफ 3 लाख और रुपीज 1.5 लाख विच एवर इज हायर, तो 90% ऑफ 3 लाख यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो 2,70,000 है। और उसके ऊपर 3 लाख के ऊपर का जो बुक प्रॉफिट है, जैसे 5,56,000 है जिसमें से 3 लाख का हिसाब हो गया, तो अबव रुपीज 3 लाख कितना होगा, अबव रुपीज 3 लाख 2,56,000 हो गया। तो 2,56,000 का कितना परसेंट, 60% कर देंगे, कितना आया 1,53,000। तो ये आपका दोनों जोड़कर, एक तो ये 3 लाख का 2,70,000 और 3 लाख से ज्यादा का 1,53,600, दोनों को जोड़कर कितना आया 20, ये 4,23,600। मतलब इन दोनों में से जो छोटा होगा वही आप अलाउड करोगे, तो यहां पर अलाउड रेम्युनरेशन कितना हो जाएगा 4,23,600। इसको कर दीजिए माइनस 1,32,400, और ये आपका क्या कहलाएगा, पीजीबीपी का इनकम। फुल फॉर्म में लिखिएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जब आपका यहां तक आ गया ना, तो अब आप इसमें अदर हेड्स के इनकम ऐड करोगे, क्योंकि आपको निकालना है टोटल इनकम। क्या ऐड करेंगे हम लोग, अदर हेड के इनकम ऐड करेंगे। अदर हेड के कौन कौन से इनकम थे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो पहले हम लोग लिखेंगे अब बी नंबर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या था, बैंक इंटरेस्ट, एफडी, एफडी था ना, कितना था 40,000। और हम लोग लिखेंगे सी नंबर, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG, कितना था 1,50,000। अब आप तीनों इनकम को वापस से जोड़ दीजिए, तब उसको मिलेगा टोटल इनकम ऑफ द फर्म, ग्रॉस टोटल इनकम, सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ गया 3,22,000। अब ग्रॉस टोटल इनकम क्यों बोले सर, टोटल इनकम क्यों नहीं बोले, क्योंकि भैया इसमें अभी डिडक्शन है, ओल्ड के हिसाब से अभी क्या है, डिडक्शन है। आपको दिख रहा होगा कि ये आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है ना, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो उसका भी डिडक्शन आपको 80GGC में मिलता है। तो एक ही डिडक्शन मिलेगा इसको, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGC, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। बोलो तो कितना है, कितना का डोनेशन दिया 30, तो चिल्ला कहीं रहे, 20,000 ना, हाँ ठीक है, माइनस करिए, ये क्या होगा टोटल इनकम 3 लाख, टोटल इनकम आ गया 3,02,400। अब आप यहां पर बोला गया है टैक्स निकालना है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म निकालना है, इस पे आपको 3 नंबर अलग से मिलेगा, 12 नंबर यहां पर मिला, 3 नंबर टैक्स लायबिलिटी पे निकलेगा। तो अब लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म, ये बी नंबर स्टेटमेंट देना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे,
टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म निकालने के लिए आपको पहले लिखना होगा, यहां पे एक कॉलम बना दो, यहां पे रेट लिख दो, पर्टिकुलर्स रेट एंड टैक्स। पहले लिखो ऑन एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना परसेंट लगता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 1,50,000 था, तो 1,50,000 पे 20% बताओ, 30,000 लग गया यहां पे टैक्स। अब लिखेंगे ऑन अदर इनकम, अरे दूसरा अदर देन एलटीसीजी को अदर इनकम कहेंगे। अदर इनकम मतलब क्या? अदर देन एलटीसीजी। टोटल इनकम कितना था? 3,02,000 था ना, था कि नहीं? 3,02,400 में जिसमें 1.5 लाख का तो इनकम टैक्स आपने निकाल लिया ना 30%, तो बचा हुआ कितना है? 1,02,400 नहीं, 1 लाख कितना है भाई? ऐ मत करो, कितना है बोलो? ऐ क्या? 1,52,400। तो 1,52,400 पे कितना परसेंट? 30%। बताइए 45,720 हो गया। 45,720। अब इन दोनों को जोड़ दो, 75। हाँ नहीं नहीं, यहां पे लागू नहीं होता, ये फॉर्म है ना, तो फॉर्म पे वैसा लागू नहीं होता है, फॉर्म पे डायरेक्टली 30% टैक्स लगता है। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए 75,720। अब ऐड करेंगे क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% इस पे लगता है। किस पर? टैक्स लायबिलिटी का 4% बताओ, टैक्स लायबिलिटी का 4%, टैक्स लायबिलिटी का 4% कितना? 3029। अब टोटल जोड़ दो, 78,749। इसको राउंडेड ऑफ कर दो, अंडर सेक्शन 288 ना, 288B कितना? बोलो बोलो, 10 का राउंड अप में कर दो, 78,750। समझ आया? तो ये आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया इस चैप्टर का। क्या? असेसमेंट ऑफ फर्म का। इसके अलावा आपको 2019 का सम करना है, 2021 का सम करना है। आप जो जो बोले फाइनली लिखते जाइए। 2019 का सम करना है, 2021 का सम करना है, 2022 का तो अभी हम लोग कर लिए। 3 साल का पेपर करिए और निश्चिंत होकर आप बैठ जाइए इस चैप्टर के। इन्हीं 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पड़ेगा। ठीक है?